लोग साथ नहीं दे रहे हैं, पैसा नहीं है, हड्डी कमज़ोर है और घर वालों के साथ में न रह के बाहर रहना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, रह लेंगे। फूड के लिए भी स्ट्रगल था आपका? बहुत दिक्कत थी, बट बहुत, ये तो मामूली चीज़ है, मैं इनको कोई बड़ा नहीं मानती। और आई एम नॉट अशेम्ड कि मैं झुग्गी में रही, आई एम वेरी कंफर्टेबल। पिताजी हज़रत निज़ामुद्दीन के दरगाह के बाहर पटरी लगाया करते थे। ईश्वर का धन्यवाद है कि ईश्वर ने मुझे ये सब चीज़ें दिखाई। मेरे 16 बार फ्रैक्चर हुए पैरों में। जिस समय आपका सीज़न ऑफ साइलेंस आए तो पहले तो मानी कि ये सीज़न है, और दूसरी बात ये है कि अपना साथ मत छोड़िए। तो दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जो आपका नाच होता है, जो आप डांस करते हैं, दैट नीड टू बी स्टॉप्ड। फेलियर को अबनॉर्मल तरीके से लिया जाता है, और हालांकि उल्टा है, सक्सेस अबनॉर्मल है, फेलियर इज नॉर्मल। गुरुत्वाकर्षण का क्या नियम है, बच्चों को 9वीं में 8वीं में रटा देंगे, मगर जो जीवन के जो नियम हैं वो हम अपने बच्चों को नहीं बताते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, या भाई बहन नहीं है, या पैसे का कोई इंतज़ाम नहीं है। अश्योरेंस था कि सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये था आपके? Why not? I was sure, I was damn sure। कई बार ये होता है कि महिलाएं अपनी कीमत नहीं जानती हैं, और वो समाज से अपेक्षा करती हैं कि समाज उनको बताए कि वो कितनी प्रेशियस है। पीछे मुड़ के देखती हूँ, और जब मैं इस चीज़ का आकलन करती हूँ तो मैं फिर ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये सब मुश्किलें मिली। हम पे बाहरी चीज़ों का उतना असर नहीं होता है अगर हम अंदर से मजबूत हैं। तो अंदर से मजबूत होने के क्या तरीके होते होंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। नमस्कार, एनडीटीवी के इस खास पॉडकास्ट में आपका बहुत स्वागत है। खास इस मायने में कि जो मेहमान हैं, आप में से बहुत से लोग उनको जानते भी हैं, उनकी कहानी सुनी होगी। वो आईआरएस हैं, लेकिन कहानी ये नहीं है कि वो आईआरएस हैं। उन्होंने यूपीएससी किया है, कहानी ये भी नहीं है कि यूपीएससी किया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो यूपीएससी करते हैं। दरअसल कहानी है उनकी यात्रा की, उस समझ की जो कि उनको वो मुकाम देती है कि उनकी कहानी कही जाए, सुनी जाए, दोहराई जाए। ये कहानी आप ज़रूर सुनिए। आप जहाँ भी हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, जिन भी परिस्थिति में हैं, कुछ ना कुछ हासिल करेंगे। और इसी के साथ हम अपने मेहमान से आज आपकी मुलाकात करवाते हैं। उमुल जी, थैंक यू सो मच। पिछले 5 साल से मैं ये चाह रहा था कि मुझे ये मौका मिले कि आपकी कहानी पढ़ता रहा हूँ, लेकिन आपके साथ बात भी करूँ आपकी और आपसे समझूँ भी उस चीज़ को। थैंक यू सो मच। आई एम सो सॉरी कि हम पहले नहीं किसी न किसी कारणवश मिल पाए, बैठ पाए, बात कर पाए, बट टुडे वी आर सिटिंग, सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैंने ये कहा कि किसी की यात्रा का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है, पैमाना क्या होना चाहिए? वो व्यक्ति जहाँ से यात्रा शुरू करता है या जहाँ पहुँचता है? ये जो आपने बात कही, ये बहुत गहरी बात है कि यूजुअली हम ये कह लेते हैं कि किसी एक व्यक्ति ने एक फलां परीक्षा पास की, तो वो फलां परीक्षा पास करना एक पैमाना हो जाता है, उस पैमाने पे सभी नापे जाते हैं। बट जो आपने बात बोली कि मंजिल भी किसी की पहुंच, किसी की कामयाबी का एक अच्छी कसौटी नहीं है। उस व्यक्ति ने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की, उस बात को अगर समझा जाए तो दैट वुड बी बेटर। बट ठीक है, हर एक व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, तो हर एक व्यक्ति का जो स्टार्ट पॉइंट होता है दौड़ का, मैराथन, जीवन की मैराथन का, वो अलग होता है। तो हमें उसके हिसाब से चीज़ों को समझना चाहिए। तो अभी आप जहाँ भी पहुँची हैं, जब पीछे मुड़ के देखती हैं तो पूरी यात्रा कैसी थी, कहाँ से शुरू हुई, आप कहाँ से इसको हमें बताना चाहेंगी? उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिनको ये लगता है कि बहुत कामयाबी जो पाए हुए लोग होते हैं वो बड़े ख़ास होते हैं। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। मैं जो आपको देखता हूँ, आपकी यात्रा बड़ी साधारण सी रही है, और आपने धीरे 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 एक लंबी दूरी तय की है। कुछ भी वो नहीं है जिसको कहा जाए कि सुपर वुमन या एक हीरो, ऐसा कुछ भी नहीं है आपकी यात्रा में, लेकिन आपने दूरी बहुत लंबी तय की है। या जो आपने बात कही वो बहुत ख़ास बात है कि जो करिज्मेटिक जो चीज़ें होती है, जो एकदम चमत्कृत कर देने वाली चीज़ें होती है, अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे जाता है। बल्कि हमारा जो जीवन में नियम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम ये देखें कि साधारण चीज़ों को करते हुए
किस तरह से आप असाधारण चीज़ें कर सकते हैं। तो कमाल ये नहीं है कि आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ढूंढें और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दें। अगर आपको जीवन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो ऑर्डिनरी चीज़ें करिए, इतना अच्छा से कर दीजिए कि वो बाद में जाके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएं। तो जैसा कि आपने पूछा कि जीवन की शुरुआत में कहाँ से बताना चाहूँगी, तो पाली मारवाड़ की शुरुआत है। मैं छोटी थी, अपनी माता के साथ और अपने बड़े भाई के साथ राजस्थान के पाली मारवाड़ ज़िले में रहती थी। मेरी मदर को स्किज़ोफ्रेनिया हो गया था, तो वो पहले बच्चों को पढ़ाती थी, राजस्थान में अध्यापिका थीं। तो जब उनकी मानसिक तरह की बीमारी शुरू हुई, वो भी विपरीत परिस्थितियों की वजह से हो गई थी, तो फिर उनका वो पढ़ाना भी छूट गया। तो मेरी माताजी पूरी तरह बेरोज़गार हो गई, तो घर में खर्चा चलाने का इंतज़ाम नहीं रहा था। तो फिर उसमें निर्णय ये लिया गया कि मुझे दिल्ली मेरे पिताजी के पास भेज दिया जाए ताकि खर्चा कम हो सके, ताकि जिम्मेदारी संसाधनों के ऊपर जो एक क्लेम होता है वो बढ़ सके। तो इस वजह से जब मैं 5 साल की थी तो मैं दिल्ली आ गई थी। तो दिल्ली में हम लोग हज़रत निज़ामुद्दीन के पास में बारापुला के पास में पहले एक स्लम हुआ करता था, तो बचपन के कुछ साल मैंने वहाँ पे अपना बचपन बिताया। और पिताजी हज़रत निज़ामुद्दीन के दरगाह के बाहर पटरी लगाया करते थे, पटरी पे सामान वगैरह बेचते थे। तो मेरे पिताजी की दूसरी शादी की वजह से दूसरी मम्मी थी मेरी, वो कुछ ज़्यादा वात्सल्य नहीं दिखा पाई थी और बहुत ज़्यादा स्नेह नहीं मिला घर पे। चीज़ों को लेके एक अजीब सी रंजिश सी रहती थी। मैं बहुत छोटी थी, चीज़ों को मैं समझ भी नहीं पाती थी। और उन्हीं परिप्रेक्ष्य में फिर मेरी विकलांगता भी थी। मुझे एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा टार्डा, तो जिसे हम आम भाषा में फ्रेजाइल बोन डिसऑर्डर कहते हैं, तो जिसमें हड्डियाँ बहुत जल्दी टूट जाती हैं। तो बचपन में मेरे बहुत फ्रैक्चर होते थे। कई बार ऐसा होता था कि साल में 2-3 बार फ्रैक्चर हो गए। और प्लास्टर ऑफ पेरिस लगता था, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर लग रहा है तो 6-6 महीने तक आपका पैर पलस्तर में बंधा हुआ है और आप चल नहीं पा रहे हैं। तो या इस तरह से बचपन बीता। चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल रहीं, थोड़ा सा चैलेंज रहा हर तरीके से। आप आर्थिक देखें, भावनात्मक देखें, स्वास्थ्य देखें, तो मुश्किलें रहीं। मगर उसमें एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ और जब मैं इस चीज़ का आकलन करती हूँ, तो मैं फिर ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये सब मुश्किलें मिलें। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारा चरित्र है, हमारा जो व्यक्तित्व है, वो हमारी किसी मांसपेशी की तरह होता है, हमारी किसी मसल की तरह होता है कि अगर आपने अपनी मसल पे रेसिस्टेंस नहीं दिया, उसको काम पे नहीं लगाया, तो आपकी मसल इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि शायद वो अपना बोझ भी ना उठा पाए। तो जब आपको किसी मसल को मजबूत करना होता है तो उसको प्रतिरोध की ज़रूरत पड़ती है, रेसिस्टेंस डालना पड़ता है। तो बचपन में वो जो रेसिस्टेंस था वो मुझे ईश्वर ने दिया, भरपूर दिया। तो उसकी वजह से जो मेरे चरित्र की जो मसल थी, जो पर्सनैलिटी की जो बात थी, वो मजबूत हो गई। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत मैं उसे मानती हूँ, बहुत ज़बरदस्त शुरुआत रही। और अगर वो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में नहीं होती तो शायद मैं कुछ मिस कर देती। तो अब मैं जब देखती हूँ तो बड़ा धन्यवाद होता है कि वो सब चीज़ें रही और उन चीज़ों से बाहर निकल पाए और वो जो मसल जो थी वो मजबूत हुए। उसी परिस्थिति में दूसरे लोग तो सफ़र कर जाते हैं। आप जो बात करें वो आसान बात तो नहीं है कि आपके हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता था। ऑफ कोर्स इलाज के भी बेहतर उस समय इंतज़ामात नहीं होंगे। मम्मी की सफरिंग थी और उसमें आप कह रहे हैं कि आज मैं पलट के देखती हूँ तो लगता है कि वहीं से मुझे पावर मिला था। तो क्या इतना आसान होता है या आप में कुछ अलग है? देखिए, मुझ में तो मैं नहीं मानती कि कुछ अलग है, मगर मैं ये बात कहती हूँ कि अक्सर हम स्कूल में जब पढ़ाई करते हैं तो स्कूल में हम अलग अलग लॉज पढ़ते हैं। फिज़िक्स के लॉ होते हैं, अलग अलग नियम पढ़ते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा। अब मान लीजिए किसी को गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं पता, तो उसकी अज्ञानता के बावजूद गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करेगा। उससे उस व्यक्ति के जानने या ना जानने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह जीवन के भी नियम होते हैं। अब चाहे उस नियम को आप जानते हैं या आपको बाद में पता चले या कभी भी नहीं पता चले, जीवन उन्हीं नियमों से चलता है। तो जो एक सबसे बड़ा एक नियम जो मैं मानती हूँ, जो मेरे
कंटेक्स्ट में काम किया वो था दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेना, दूसरों की कहानी से प्रेरणा लेना। ये इतना बड़ा फैक्टर था कि मुझे लगता है कि यही एक फैक्टर मैं अपने बचपन में उस बारापुला के उस परिप्रेक्ष्य में मानती हूँ जिसने मुझे बाकी लोगों से अलग किया। उसमें बात ये है कि कहानी मान लीजिए मैंने पढ़ी, मान लीजिए मैंने ओपरा के बारे में पढ़ लिया, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप ओपरा के बारे में पढ़ें और आपको हिम्मत ना मिले? ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो, मान लीजिए वो भी किसी के घर पे बर्तन धोने जाता है मान लीजिए, और ओपरा भी अपनी दादी या नानी के साथ में बर्तन धोने जाया करती थी, तो अगर उस व्यक्ति को उससे अगर प्रेरणा नहीं मिली तो फिर तो बात ख़त्म हो गई, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे साथ जो महत्वपूर्ण, जो एक्स फैक्टर की आप बात कर रहे हैं, वो ये था कि जब मैंने आसपास, जब मैंने किताबों में अपने आप को, अपना सहारा ढूंढने की कोशिश की और पढ़ने का जो मुझे थोड़ा बहुत शौक़ था, तो उसमें जो इस तरह की कहानियाँ थी उन्होंने मेरे जीवन को एक बहुत अच्छी दिशा दी। बहुत अच्छा, मैं मानती हूँ कि सारा क्रेडिट उन किताबों को और उन कहानियों को जाएगा। कि ये वाली बात अक्सर मैं कह देती हूँ कि जैसे मैंने पढ़ लिया किसी, मतलब मान लीजिए हुमायूं के बारे में पढ़ लिया कि हुमायूं जब 11 साल के थे तो उन्होंने एक बड़ा एरिया फतह कर लिया था। तो जब मैंने इस बात को पढ़ा, हालांकि उस ज़माने में बचपना नहीं होता था, जैसे अभी हमारे जिस परिप्रेक्ष्य में हम रह रहे हैं उसमें बचपना बहुत एक्सटेंडेड होता है। लोग 25-25 साल के होते हैं और वो अभी तक अपने आप को एक बचपन के उसमें यंग बच्चा वगैरह मानते हैं, बट पुराने समय में बचपना इतना लंबे समय का नहीं होता था। तो मैंने कहीं पढ़ा था, अब उसका फैक्ट एक बार करेक्ट करना चेक करना पड़ेगा, कि हुमायूं बहुत कम उम्र में थे और उन्होंने एक जगह को फतह कर लिया था। तो उस बात को पढ़ के मैं रुक गई थी बचपन में कि अगर वो 11 साल के थे और उन्होंने उस बात पे फतह पा ली, तो उस समय तो मैं शायद 14-15 साल की हो गई थी। तो फिर मैंने कहा कि फिर तो उन्होंने तो जंग लड़ ली, तो मतलब मेरे पास तो जैसे कोई जंग वाली तो बात भी नहीं है, तो चीज़ें नॉर्मल हैं, उस पर तो आराम से हैंडल किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको आसपास प्रेरणा लेना सीखना चाहिए। जो व्यक्ति परिस्थिति में फंस जाते हैं और जिनके पास में बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात आती है, मैं उनको बस यही सलाह दूंगी कि आप अपने आसपास देखिए और पता करिए कि बाकी चीज़ें, चाहे व्यक्तिगत हो, इंसानी तौर पे हों या बाकी दूसरी चीज़ें, वो किस तरह से अपने आप को बाहर निकाल रही है। मैं जैसे अक्सर इस बात को कहती भी हूँ कि एक पौधा अपने आप को कैसे बाहर निकाल रहा है, एक चींटी अपने आप को बाहर कैसे निकाल रही है, या आपसे पहले जो लोग रहे उन्होंने अपने आप को बाहर कैसे निकाल लिया। अगर आपने पढ़ा और इस तरह से अगर आपने अपने जीवन पे इम्प्लीमेंटेशन किए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि बस यही चीज़ें थी जो मुझे बारापुला के बाकी बच्चों से अलग कर पाएंगी। मैंने जहाँ कहीं पढ़ा था कि लाल बहादुर शास्त्री या सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपने पढ़ा था बचपन में, तो वो क्या कहानी थी कि जहाँ से आपको यूपीएससी, मतलब आप जानते भी नहीं थे कि यूपीएससी क्या होता है, और तब आपने सोचा कि यूपीएससी करना है, तो ये कहाँ से कैसे हुआ था? ये एक किताब में मैंने पढ़ा था बचपन में। हम चंपक, बालहंस वगैरह कभी कभी रद्दी में घर में आ जाया करती थी, तो उन किताबों में मैंने पढ़ा था कि सुभाष चंद्र बोस के पिताजी चाहते थे कि वो सिविल सर्विसेज में जाएं, ब्रिटिश ज़माने की जो सिविल सर्विसेज होती थी, बट उनका ये मन था कि वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दें। तो पिताजी ने बहुत मनाया, बहुत लंबे समय तक मनाया। जब वो नहीं माने तो पिताजी ने कहा कि बेटा ये कहो कि तुम्हारे अंदर सिविल सर्विसेज को क्लियर करने की काबिलियत नहीं है, तो तुम देश सेवा का बहाना बनाते हो और इसकी वजह से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हो। तो उस वजह से उन्होंने फिर सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया, सुभाष चंद्र बोस ने उसको क्लियर किया और बाद में इस्तीफ़ा दे के ये बात बता दी कि मतलब मैं जो स्वतंत्रता संग्राम में जो जाना चाहता हूँ वो बहाना नहीं है, वो एक्चुअल में मेरा जीवन का एक लक्ष्य है। तो उन्होंने उधर से इस्तीफ़ा देने के बाद में फिर उन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित किया। तो वो कहानी का भी मेरे दिल पे बहुत ज़्यादा असर हुआ कि ये कुछ ऐसी चीज़ है जो कि इतनी बड़ी है कि उसे चैलेंज की तरह लोग लेते हैं और उसको पूरा करते हैं, तो फिर जो लोग आलोचक होते हैं, क्रिटिक होते हैं, वो फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते नहीं हैं। तो इसने मुझे बहुत ज़्यादा रोमांचित किया बचपन में। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं भी बड़े होकर यही करूँगी। तो आई वाज नॉट नोइंग कि क्या होता है, कैसे करते हैं। बाद में स्कूल में जाके पता चला था कि सिविल सर्विसेज होता क्या है, कितने स्टेजेस में होता है, क्या उसका प्रक्रम है। बट हाँ, मन की वो जो कहानी थी उसने मुझे एक सपना दिया और सपना को पूरा करने का डायरेक्शन दिया। तो आपको ऐसा जैसे होता है ना कि
आपको किसके लिए साबित करना था, किसके सामने साबित करना था? आपके मन में ये बात क्यों आई कि मुझे अपने को प्रूव करना होगा? आप तो बहुत छोटी थी। या उसमें एक बात ये थी कि दूसरों को प्रूव, बचपन से ही मेरा ये स्वभाव रहा है कि मैं बाहर किसी के दिखाने के लिए या किसी को इम्प्रेस करने के लिए मेरा ज़्यादातर कभी कोई काम नहीं होता। मुझे मतलब मेरी कोशिश रहती है, यही ये सब किताबों का ही पराक्रम है कि ये सब समझ आई है कि आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, कि बाहर के लोग आपको वैलिडेट कर दें या बाहर के लोग आपको अप्रूव कर दें तो आपके जीवन की सार्थकता है। तो किसी की वाहवाही लेने का या किसी की वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो मेरे लिए था कि अगर ये चैलेंजिंग है तो मैं करूँगी। लोग मेरी तारीफ़ करें और लोग मेरी प्रशंसा करें कि हाँ मैं बहुत बढ़िया कुछ सपना देख रही हूँ, दैट वाज नॉट द केस, बिकॉज मेरे केस में तो उल्टा था कि जिस जगह पे मैं रह रही थी वहाँ पे अगर मैं लोगों को बताती थी कि मैं सिविल सर्विसेज करूँगी तो लोग मेरे पे हंसते थे। बचपन में जब मैं छोटी थी मेरा बहुत मजाक बनता था जब मैं लोगों को बताती थी कि मेरा सिविल सर्विसेज का सपना है। तो कुछ लोग तो मुझे बहुत ज़्यादा हतोत्साहित भी कर दिया करते थे। मुझे कहा करते थे कि मतलब अलग अलग तरीके के सिविल सर्विसेज के बारे में एक ऐसी बात बता दिया करते थे कि जिससे मेरा बाल मन टूट जाए, हतोत्साहित हो जाए। या तो दैट वाज अ, लोगों के लिए तो वो एक जोक था मगर वो मेरे लिए सपना था। तो ये वाली बात तो गलत होगी कि उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए मैंने ये सपना देखा। इट वाज नथिंग विद देम, मेरा अपना एक मेरी आकांक्षा थी। तो ये एक इत्तेफाक था कि आपको कोई किताब मिली या आपने किसी की जीवनी आपने पढ़ ली और वहाँ से आपको लगा कि ये बहुत चैलेंजिंग होता है यूपीएससी और मुझे ये चैलेंजिंग काम ही करना है। तो बेशक ये ना जानते हुए भी कि ये होता क्या है, कायदे से किया कैसे जाता है, आपने उसको अपने ज़हन में बिठा लिया। फिर इतना ज़्यादा संघर्ष, उतार चढ़ाव, इतने चैलेंजेज आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, आपने उसको छोड़ा नहीं। उसका रीज़न ये था कि मैंने सिर्फ किताबों में ये कहानी नहीं पढ़ी थी, मैंने किताबों में और बहुत सारी चीज़ें भी पढ़ी थी। तो कविताएं जो होती थी, जो हमारी टेक्स्ट बुक में होती थी, 10वीं की क्लास की हिंदी की टेक्स्ट बुक में मान लीजिए कोई कविता आ गई या संस्कृत की किताब में सुभाषितानी का कोई श्लोक आ गया तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता था। जैसे मैंने एक ऐसे की किताब में एक और वो पढ़ा, एक कपलेट पढ़ा था कि तीर से जो छूटता वो बाण कब पथ में ठहरता, देखते ही देखते वो लक्ष्य का है भेद करता, लक्ष्य प्रेरित बाण हैं हम, रुकने का काम कैसा, और लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथिक पथ में विश्राम कैसा। तो फिर वही बात थी कि मैं बचपन में ये सब चीज़ें अपनी दीवार पे लिख दिया करती थी। अच्छा। तो A4 शीट पेपर्स होते थे, उस पे कोई कविता पसंद आई या कोई बात पसंद आई तो उसको लिख के चिपका दिया। तो सुबह शाम उसको देख रहे हैं और आपको पता है कि आपको क्या करना है। तो मान लीजिए आपने अपनी दीवार पे लिख दिया कि लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथिक पथ में विश्राम कैसा। तो जैसे कभी मन कर रहा है कि आज नहीं पढ़ेंगे या आज कॉलेज की छुट्टी करेंगे, आपने वो देखा और फिर आपने कहा कि नहीं अभी तक तो लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं। तो वही बात थी कि अगर थोड़ा सा भटकाव भी अगर होता था 1-2 दिन का तो वापस वहीं आ जाया करते थे। तो जो बचपन में दिल्ली आ गई वहाँ से, राजस्थान से, तो उसके बाद से मतलब संघर्ष किस बात का था? संघर्ष यूपीएससी करने का था या सर्वाइवल का था या अपने जो आपके माता पिता थे यहाँ पे तो उनके साथ एडजस्टमेंट का? यूपीएससी का संघर्ष तो बहुत बाद में शुरू हुआ। पहले जो संघर्ष था वो केवल सर्वाइवल का था। तो मतलब कि ये बात इंश्योर हो कि स्कूल जा पाऊँ, कि मैं पढ़ाई कर पाऊँ, कि मैं 5वीं से ज़्यादा पढ़ लूँ, 8वीं से ज़्यादा पढ़ लूँ, कि मेरी 10वीं पास हो जाए, कि किसी तरह मैं 12वीं कर लूँ। ये जो थे ये बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे उस समय के, कि किसी तरह स्कूल पूरा हो जाए, फिर किसी तरह कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो ये वाली बात थी। तो मेरे लिए जो मेरा संघर्ष था वो सिर्फ मेरी पढ़ाई था, कि कुछ भी हो जाए मेरी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तो मैं उसमें घर में अगर पैसे नहीं थे या मैं पैसे की कमी को पूरा करने के लिए मान लीजिए मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ तो उसको भी मैं बहुत बड़ा नहीं मानती कि मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, मैंने अपने पूरा बचपन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने में लगा दिया। नो, दैट इज ओके, दैट वाज अ ब्लेसिंग।
और फिर मैं ये भी नहीं कहूंगी कि भाई घर में सपोर्ट नहीं मिल रहा, दैट वाज आल्सो ओके। द ओनली चैलेंज वाज कि किसी तरह ये जब सब चीजें एक साथ मिल रही हैं तो ये मुझे रोक रही हैं, क्या करने से रोक रही हैं, ये मुझे स्कूल जाने से रोक रही हैं। तो बस स्कूल जाने से नहीं रुकना है, किसी तरह स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाए। यूपीएससी करेंगे, जेएनयू जाएंगे, एमफिल करेंगे, पीएचडी का डेजर्टेशन थीसिस लिखने का सोचेंगे, तो उस जमाने में इतना दूर का सपना था भी नहीं। तो ये था कि किसी तरह जानकारी 8वीं भी हो, नहीं थी। 10वीं हो, 12वीं हो। लेकिन ये बात थी दिमाग में कि पढ़ते रहना है, यस, है ना, पढ़ते रहना है। तो क्या चाहते थे घर वाले? चाहते थे कि आप पढ़ाई छोड़ दें और कुछ और काम चाहते थे कि करें? किस तरीके का? आसपास का जो चीज़ें थी वही चीज़ें मुझसे एक्सपेक्ट की जाती थी। आसपास के बच्चे ज़्यादा नहीं पढ़े हुए होते थे, खासकर लड़कियां 5वीं करके 8वीं करके छोड़ देती। जो बच्चियां 8वीं करती थी उनको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा माना जाता था कि अरे इस बच्ची ने 8वां किया है। तो वो कंटेक्स्ट था। तो उस कंटेक्स्ट में जिसमें 8वीं क्लास की बच्ची को पढ़ा लिखा माना जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, और फिर वो लड़की अपने आप को बच्ची पढ़ा लिखा समझती है अपनी मासूमियत में। हाँ। तो फिर वो मेरा था कि नहीं, मुझे 8वीं से ज्यादा पढ़ना है। और इसलिए नहीं कि कोई मुझे पढ़ा लिखा समझे, पर इसलिए कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो पाऊं और मैं कुछ कर लूं। मैं बच्चों को ट्यूशन ना पढ़ाती रह जाऊं या मैं छोटा मोटा कोई काम ना करती रह जाऊं। तो सिलाई वगैरह का काम उस आपके जो जहाँ पे आप थी उधर ज़्यादा पॉपुलर था, मतलब लड़कियों में? अभी भी, मतलब ये मेरे घर की, मेरे आसपास की, मेरे बचपन के परिप्रेक्ष्य की बात नहीं है। अभी भी अगर आप बच्चियों को देखेंगे तो बच्चियां जो निचले जो सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा में जो बच्चियां होती हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी स्किल माना जाता है कि आप अच्छे कपड़े सिल पाएँ, अच्छी बुनाई आपको करनी आए। ये उनका सर्वाइविंग स्किल होता है। तो वही स्किल का एक्सपेक्टेशन मुझसे भी कुछ समय के लिए रहा होगा। एक वक्त आता है कि आप अपनी पढ़ाई, ताकि आप आगे पढ़ सकें, और उसके बाद चूँकि घर का प्रेशर है, जो माता पिता हैं वो नहीं चाहते कि आप आगे की पढ़ाई करें, तो आप अलग हो जाती हैं। आप अपना रास्ता खुद अपने अकेले तय करने लगती हैं। तो वहाँ तक आते आते क्या ये क्लैरिटी हो गई थी कि अब आगे कैसे कैसे क्या करना है जब घर छोड़ के निकली? मतलब क्लैरिटी बस थी कि अभी क्या करना है। फॉर एग्जांपल 10th का एग्जाम अच्छे से देना है, दैट वाज द इमीडिएट गोल जो कि जहन में था। तब आप 8वीं क्लास में थी? 8वीं पास हो गई थी, 9वीं के मिड में ये सब मतलब मैंने लिया था, बस 10वीं क्लास में जाने वाले थे। तो ये बात, मतलब ये नहीं था कि क्या नौकरी करेंगे आगे, क्या भविष्य होगा। मन में यूपीएससी का सपना था, बट हालात उस समय इतने नाजुक हो गए थे कि बहुत फैंसी लगने लग गया था यूपीएससी की। बहुत बड़े लोगों की बातें हैं वगैरह, प्रतियोगिता दर्पण में जिनके इंटरव्यूज छपते हैं उन लोगों की बातें हैं। तो उस जमाने में सपना तो था आंखों का, बट गोल बहुत मंडेन हो गए थे, बहुत छोटे छोटे गोल हो गए थे। तो बस इमीडिएट गोल था कि 10वीं में बहुत बढ़िया नंबर आने चाहिए। तो 10वीं में आए कि मतलब मैं ये टारगेट रखती थी कि 10वीं में स्कूल में टॉप करना है। तो प्राइवेट स्कूल था वो, उसमें बच्चे फैंसी ट्यूशंस लेते थे, महंगी महंगी किताबें पढ़ते थे। मेरे पास सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक हुआ करती थी, कोई गाइड वगैरह, रिफ्रेशर्स वगैरह नहीं होते थे। तो जो भी था, ये था कि 10वीं में अच्छे नंबर आने चाहिए, मेरे से अच्छा कोई बच्चा स्कूल में ना हो। तो 10वीं में फिर टॉप किया। फिर ये हुआ कि 11वीं 12वीं में जब आए, तो जब मैं 10वीं की टॉपर थी तो स्कूल में हुआ कि बेटा आप साइंस लीजिए। टीचर्स भी कहने लगे कि आप साइंस विद मैथमेटिक्स ले लीजिए, कंप्यूटर साइंस ले लीजिए। बट मुझे पता था कि मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, और बच्चों को ट्यूशन ऐसा पढ़ाती हूँ कि मतलब पूरा दिन चला जाता है। 3 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। और जब आप 8वीं में थी तब भी 10वीं को ट्यूशन पढ़ाती थी? ऐसा भी हुआ है? हाँ, मतलब मैं अपनी क्लास से बड़े बच्चों को तो पढ़ा दिया करती थी, बट एक्चुअल में जो मेरी क्लास वाले बच्चों को मैं ज्यादा सहज होकर पढ़ाती थी। और मैं 10वीं में मेरे स्टूडेंट्स 10वीं के बहुत बड़ा बैच होता था मेरा, 15-15, 20-20 स्टूडेंट होते थे, 25-25 स्टूडेंट है जो कि 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। तो इट वाज लाइक दैट। तो छोटे छोटे लक्ष्य थे
कि 10वीं करनी है, फिर ह्यूमैनिटीज से मैंने 12वीं की। ह्यूमैनिटीज से 12वीं करने का जो मेन पर्पस था वो मेरी क्लैरिटी थी, जो कि मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मैंने कभी भी अपने आप को चकाचौंध में उलझने नहीं दिया कि मैं स्कूल की टॉपर हूँ, मेरे किसी के भी मेरे से ज्यादा मार्क्स नहीं आए तो मैं साइंस ले लेती हूँ। मुझे पता था कि साइंस लेंगे तो पढ़ना पड़ेगा, अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, अलग से चीजों को करना पड़ेगा। अभी क्या होता है कि एग्जाम होता है, रात को पढ़ते हैं, सुबह पेपर देकर आ जाते हैं। शायद 11th और 12th में ऐसा ना हो पाए, आपको अपने आप इक्वेशंस वगैरह डिराइव करनी पड़ेंगी। तो आई टुक ह्यूमैनिटीज। टीचर्स ने बहुत ज़्यादा एक तरीके से शोर मचाया कि बेटा ये क्या कर रहे हो आप, पर आई वाज क्लियर कि मतलब ह्यूमैनिटीज ले लेते हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना था। अगर स्टूडेंट को ट्यूशन नहीं देते तो फिर कमरे का किराया वगैरह और बाकी चीज़ों में दिक्कत आ जाती है। तो बहुत छोटे छोटे से गोल थे। 12वीं कर ली तो फिर गोल हो गया कि कॉलेज में एडमिशन लेना है, किसी तरह अच्छे कॉलेज से अच्छे सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन हो जाए। तो दैट वाज द ओनली इमीडिएट गोल जिस पे सारी जान लगा देनी है। तो दैट वाज द सिचुएशन। अच्छा, आपने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया था अपनी इस पूरी यात्रा को कि फिलहाल तो ये करना है, फिर आगे देखी जाएगी। तो वन थिंग एट अ टाइम, कि एक ये चीज़ कर लेते हैं, पहले 10वीं कर ले तो फिर आगे देखते हैं क्या करेंगे। और फिर 10वीं के बाद आपने 12वीं कर ली, कॉलेज में एडमिशन ले लें। और इस दौरान आप अपने ट्यूशन से अपना सारा कुछ आपका चलता रहा जो ये है। I was a tutor. और फिर एक मोड़ ये आता है कि जब आप JNU पहुंचते हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो मुझे लगता है कि वहाँ से एक काफ़ी कुछ बदल गया आपका, मतलब एक जो लक्ष्य था। JNU के पीछे की भी एक कहानी है। मैंने BA अपना अप्लाइड साइकोलॉजी में दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था। तो मुझे साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो गई थी और मेरा मन था कि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में अपना MA करूं। मगर बाद में पता चला कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में MA करते हैं तो आपको प्रैक्टिकल्स वगैरह बहुत करने पड़ेंगे और हो सकता है शायद आपको इंटर्नशिप भी करनी पड़े। तो इंटर्नशिप आप कब करेंगे? आप अपने कॉलेज आवर्स के बाद करेंगे कि कॉलेज अगर मान लीजिए आपका 2 बजे खत्म हो जाता है तो 2 से 5 या 6 बजे तक आप इंटर्नशिप करेंगे और फिर आपको घर आते आते 8 बज जाएगा। तो अगर मैं 8 बजे इंटर्नशिप करके वापस आऊंगी तो बच्चों को ट्यूशन कौन पढ़ाएगा? सो फॉर दैट वाज द सोल रीज़न कि मैंने साइकोलॉजी में MA करने का अपना इरादा छोड़ दिया। और वो बहुत मेरे लिए दुखदाई था, बहुत रोई भी थी मैं उस वक्त कि साइकोलॉजी से इतना ज़्यादा मेरा लगाव हो गया था। बट मुझे कुछ ऐसा सब्जेक्ट चाहिए था जिसमें इस तरह की प्रैक्टिकल्स और इस तरह की चीज़ें ना हो। तो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में JNU में मैंने अपना इंटरनेशनल रिलेशंस में अपना MA किया। तो इसी वजह से JNU में साइकोलॉजी नहीं थी। अगर JNU में साइकोलॉजी होती तो मैंने वहाँ एडमिशन साइकोलॉजी में ही लिया होता, पर वहाँ नहीं था तो इंटरनेशनल स्टडीज में मैंने लिया। एंट्रेंस दिया, पास हो गया। वो भी हैरानी वाली बात थी कि साइकोलॉजी के एक बच्चे के बैकग्राउंड के एक बच्चे का JNU में एडमिशन, वो बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, उस समय ये छोटी छोटी चीजें मेरे लिए बहुत मायने रखती थी कि अगर JNU में मान लीजिए अगर एंट्रेंस में कुछ ऊंच नीच हो जाती तो दिक्कत होती, बट हो गया। फिर हॉस्टल में रहे तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना कुछ। अच्छा, JNU में भी आप ट्यूशन पढ़ा रही थी? नहीं। अच्छा, मतलब अच्छा, जो पहले पढ़ा रही थी तो जब हॉस्टल मिल गया तो आपको कम से कम ये रिलीफ मिला। हाँ, तो फिर वो ट्यूशन वगैरह हट गया। तब आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करने लगी? हाँ, तब बाकी चीजें, डिसेबिलिटी वाली चीजें और तो आपने कई सारी उस समय यात्राएं भी की, रिप्रेजेंट किया इंडिया को। किन किन चीज़ों में और कैसे किया था आपने वो? मतलब मैंने कई देशों में भारतीय विकलांग युवाओं का प्रतिनिधित्व किया। मैं जापान में 1 साल तक मैं रही और मैंने उस दौरान जापानीज़ भी सीखी और जापानीज़ डिसेबिलिटी मूवमेंट की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको मैंने सीखा। फिर उसके बाद में साउथ कोरिया कई बार जाना हुआ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो एशियन स्ट्रेटेजी वाली जो एक डॉक्यूमेंट है जो साउथ ईस्ट एशिया में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उस समय मैं भारत का रिप्रेजेंटेशन कर रही थी। अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस होते थे, सेमिनार्स होते थे, उसमें मैं अपना पेपर प्रेजेंट करती थी। विदेशों में करना जब जिस वक्त, तो मतलब ये एक मतलब जब आपका पीछे कोई बैकग्राउंड ना हो और आप विदेश जा रहे हैं, विदेश से आपको इन्विटेशंस आ रहे हैं, आप वहाँ जाके अपने पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, तो हाँ ये अच्छा लगता था। तो उस समय ये भी चीज़ें रही। फिर कुछ समय बाद में JNU में जब मेरा फ्रैक्चर वगैरह हुआ, थोड़ा सा चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, इकोनॉमिक मतलब अब थोड़ा नौकरी वगैरह पे ध्यान देना चाहिए। तो फिर
यूपीएससी के लिए। मैं जापान से वापस जब आई, मैं 2014 से लेके 15 तक जापान में थी। फॉर 1 ईयर आई वाज देयर। आई रिटर्न बैक। वहाँ पे ही मैंने अपनी स्ट्रेटेजी को सोचना शुरू कर दिया था कि ये चीज़ें करनी है इंडिया में वापस जाके, यूपीएससी के लिए ऐसे करके पढ़ाई करनी, ये पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है वगैरह। तो सब कुछ प्लान वगैरह मैं जापान में बना चुकी थी। तो इंडिया में आके सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करना था। सो आई केम बैक और अपना पीएचडी के मतलब अपने जो मैं मतलब दैट टाइम जो भी मेरी पढ़ाई की कमिटमेंट हुआ करते थे उसके चैप्टर्स मैंने पहले से लिख के रख लिए थे अपने पास। तो एक जैसे हर मतलब जब मेरे प्रोफेसर्स कहते कि बेटा दिखाइए क्या काम आपने किया है, तो मेरे प्रोफेसर्स बहुत हेल्पफुल रहे, बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया। तो जब वो काम मांगते थे डिसर्टेशन का, मान लीजिए वो कोई चैप्टर मांग रहे हैं, तो जो मैंने जापान में लिख लिए थे चैप्टर, वो उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट करके कुछ चीज़ों को रिफाइन करके वो एक चैप्टर बीच में निकाल के दे दिया, क्योंकि इन बिटवीन आई एम स्टडिंग फॉर यूपीएससी। तो इस तरह पहला अटेम्प्ट दिया और पहले अटेम्प्ट में हो गया। आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी, आपको मालूम था कि लगता था कि हो जाएगा पहली बार में? देखिए, मैं ये वाली बात कहती हूँ कि जब भी इस तरह की कोई परीक्षा होती है या इस तरह की कोई जब चीज़ों में जब आपको चुना जाना होता है, तो वो आपकी स्ट्रेटेजी या आपकी टैक्टिक्स को नहीं चुना जाना होता, वो आपके व्यक्तित्व को चुना जाना होता है। कि अगर आप ये भी सोचें, जनरली ये लोग एस्पिरेंट्स भी इस वाली बात को ये समझते हैं कि हम ये किताब पढ़ लेंगे, ये वाली चीजें कवर कर लेंगे, इतने अखबार पढ़ लेंगे, इतने अखबार का नोट बना लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये नहीं होता। आपके जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो आपने 10 किताबें पढ़ी है, 20 पढ़ी है, 50 पढ़ी है, आपका चुनाव उस आधार पे नहीं हो रहा। उस ज्ञान को अर्जित करने के बाद में जो व्यक्तित्व आपका बना है, जो कि आपके उत्तर में दिखाई दे रहा है, जो कि आपके इंटरव्यू में दिखाई दे रहा है, चुनाव उस पर्सनालिटी का है। तो जो पीछे से जो मेरा बैकग्राउंड आ रहा था, जो मैंने बच्चों को इतने लंबे समय तक ट्यूशन पढ़ाया था और जो मेरा जिंदगी को लेके जो नजरिया आ गया था, वो मुझे लगता है शायद मेरे आंसर्स में कहीं रिफ्लेक्ट हुआ। वो जो थोड़ी बहुत मेच्योरिटी थी वो मेरे आंसर्स में दिखी। और उस समय मेरे इंडिया मतलब जब इंटरव्यू हुआ था तो मेरे इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। अच्छा। हाँ, और हालांकि उस बहुत जनरल इंटरव्यू था मेरा कि मैं किस महिला से सबसे ज़्यादा प्रभावित हूँ और राजस्थान में जो सूखा पड़ता है उसके क्या कारण हो सकते हैं, मेरे हॉबीज़ क्या हैं। बहुत जनरल इंटरव्यू था, मगर जो इतने समय का जो मेरा अनुभव था जीवन का, उसके हिसाब से मेरे जवाब थे। तो मैं मानती हूँ कि जो किसी भी व्यक्ति का जो चुनाव होता है वो उसके व्यक्तित्व के आधार पे होता है। उसकी स्ट्रेटेजी, उसकी किताबें कितनी पढ़ी, कितने घंटे पढ़ा, उसके आधार पे नहीं होता। तो ये वाली बात एस्पिरेंट्स को भी समझनी चाहिए कि कई बार क्या होता है कि हम सफलता का या अपने जीवन की दिशा बदलने का मोल भाव करने लगते हैं। स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि ये 20 किताबें अगर मैं इसकी 10 पढ़ूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? या मान लीजिए 10 घंटे पढ़ना है, अगर मैं 5 घंटे पढ़ूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? तो वो इसका मोल भाव इस तरह करने का प्रयास करते हैं जैसे धनिया खरीद रहे हैं। लेकिन जीवन की जो दुकान है, जो जीवन की जो मंडी है, उसमें उधारी भी नहीं चलती और उसमें मोल भाव भी नहीं चलता। जीवन में सब कुछ नकद है, सब कुछ नकद है और सब कुछ एडवांस है। तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एडवांस में जो आपका व्यक्तित्व आपने बना लिया है, आपका वो रिप्रेजेंटेशन है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन होगा। तो ये वाली बात हम लोगों को समझनी होती है कि वही वाली बात आ गई कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को फसल चाहिए, बहुत अच्छी फसल चाहिए, उसके पास बीज है, वो कहे कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपने बीज ना बर्बाद करूं, मैं बीज ना बोऊं और फिर मुझे लहलहाती फसल मिल जाए, तो क्या मुझे मिलेगी? क्या नहीं मिलेगी। आपको उस बीज को देना पड़ेगा। वो बीज दफन होंगे, उसमें से 30-40% बीज खराब होंगे, बाकी जो बचेंगे वो अंकुरित होंगे। तो यही बात जीवन की भी है। तो ये जो आप बात कह रहे हैं कि मेरी तैयारी आधी अधूरी रह गई थी या मेरी तैयारी पूरी थी, तो यूपीएससी तो ऐसी परीक्षा की उसकी तैयारी कभी आप पूरी मान ही नहीं सकते। नहीं कर रहा। वो तो चलती रहती, क्योंकि इतना चैलेंजिंग वो एग्जाम है। मगर वही बात आ गई कि आप जब पढ़ें तो किसी परीक्षा को पास करने के लिए मत पढ़िए। अगर आप किसी परीक्षा को पास करने के लिए पढ़ेंगे, किसी एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए अगर आप अपने सोच रखेंगे, तो फिर वो मजा नहीं आएगा। अपने लिए भटकाव हो जाएगा। वो भटकाव होगा कि आंसर्स में आपकी ईमानदारी नहीं रहेगी, वो बनावटीपन दिखेगा।
तो मैं तो बस ये वाली बात मानती हूँ कि चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो या कोई एग्जाम, जीवन का कोई परीक्षा हो, आप अपने ऊपर जो भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए। आपका व्यक्तित्व अगर मजबूत होगा तो फिर आप चुने जा सकते। तो आजकल परीक्षाओं को लेकर एक बड़ी मुश्किल बात ये आ गई है कि वो 12वीं की परीक्षा हो, यूपीएससी की परीक्षा हो, इंजीनियरिंग की परीक्षा हो, स्टूडेंट्स हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं, गलत निर्णय ले लेते हैं या अस्त व्यस्त कर लेते हैं ज़िंदगी। देखिए ये मेरा मानना है कि वही जो मैं आपसे बात कर रही थी कि जो अलग अलग नियम है, फिजिक्स के नियम है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वगैरह, वो तो हम सब पढ़ लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण का क्या नियम है बच्चों को 9वीं में 8वीं में रटा देंगे, मगर जो जीवन के जो नियम हैं वो हम अपने बच्चों को नहीं बताते हैं। तो जो आपका बच्चा 10वीं क्लास में एग्जाम दे रहा है, 12वीं क्लास में एग्जाम दे रहा है, आप उसको ये वाली बात बताइए कि जीवन ऑब्स्टिकल्स का ही नाम है। जिंदगी में हलवा नहीं मिलता। जिंदगी में जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर एग्जाम आपको प्रेशर दे रहा है, एग्जाम आपको विचलित कर रहा है, इसका मतलब एग्जाम में सब्सटेंस है और आप सब्सटेंस से भाग नहीं सकते। तो जो नियम है वो नियम इस प्रकार का हो सकता है कि 0 ऑब्स्टिकल 0 सक्सेस, लिटिल ऑब्स्टिकल लिटिल सक्सेस, बिग ऑब्स्टिकल बिग सक्सेस। तो हमारे बच्चों को बिठा के वाली बात बतानी पड़ेगी कि बेटा भाग किस चीज से रहे हो। एग्जाम से भाग रहे हो तो अगर एग्जाम से भाग गए तो जिंदगी के का सामना कैसे करोगे। तो ये वाली बात उनको समझाने की जरूरत होती है। कई बार जब इस तरह की बच्चों को सच्चाइयाँ नहीं कोई बताता, जब उन लोगों को इस चीज़ से रूबरू नहीं कराया जाता तो बाद में ज़िंदगी में धक्के खाते हैं और तब ये सब चीज़ें सीखते हैं। तो बेटर ये है कि उन्हें पहले इस बात के बारे में बताया जाए कि एग्ज़ाम कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उससे डरें। और इसमें माता पिता को भी अपना एक सोच बदलने की ज़रूरत है। उसमें वो उस बच्चे की और अपनी भी एक प्रतिष्ठा बांध लेते हैं कि बच्चे का अगर इतने मार्क्स नहीं आए तो इसका मतलब सब खत्म। नहीं, सब खत्म है। परीक्षा बहुत मामूली चीज है और आप किसी व्यक्ति के जीवन का निर्धारण किसी क्लास में आने वाले मार्क्स से करते हैं, बिल्कुल नहीं। मैं 10वीं क्लास में मान लीजिए मैंने टॉप किया, अगर मेरे 10वीं क्लास में अगर मैं बिल्कुल पासिंग मार्क्स में भी पास हुई होती उस जमाने में, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन पूछ रहा है कि मेरे 10वीं में कितने मार्क्स आए थे, 12वीं में कितने मार्क्स आए थे। हाँ, बट ये है कि एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए कि वो जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं आप उसको अप्रिशिएट करें। उसके लिए आप अगर अच्छा पढ़ते हैं तो अच्छे मार्क्स आते हैं। और मैं स्टूडेंट्स को ये वाली बात कहना चाहती हूँ कि आप किताबों से इतना भागिए मत। अगर आपको किताबों में जो आप जो देख रहे हैं, आपने पढ़ा, आपके जीवन आपका बदल जाएगा। आपको फिर मम्मी पापा के और बाकी किसी की कुछ सुनने की या किसी के मार्गदर्शन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी सुंदर कविताएं किताबों में होती हैं, इतने सुंदर श्लोक आपकी किताबों में होते हैं। आपको बाहर से क्या चाहिए, तो क्यों आप किताबों से भाग रहे हैं और आप क्यों उन चीजों से मन चुरा रहे हैं। आप ज्ञान जो आपका है वो आपका व्यक्तित्व आपका व्यक्तित्व बनेगा ज्ञान से। तो मतलब आप खाली रहकर अंदर से एकदम मतलब आपके अंदर कुछ है नहीं, और फिर अगर आप चाहें कि आप कुछ जीवन में कमाल करें तो नहीं होता। कुछ ना कुछ तो अपने अंदर डालना पड़ेगा ना। तो डालने के लिए अगर आप ज्ञान डाल सकते हैं तो डालिए, अगर आप अनुशासन डालना चाह सकते हैं तो डालिए। अनुशासन में कह रही हूँ उन बच्चों के लिए जो कि स्पोर्ट्स की दिशा में चले जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, तो ऐसा नहीं कि जब मर्जी तब बल्ला उठा के चले गए, नहीं। अनुशासन, देयर शुड बी अ डिसिप्लिन जिससे कि आप वो करें। जिंदगी मजाक मत बनाइए। ये वाली बात मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहा करती थी कि आप जिंदगी से भी खेल करते हैं फिर जिंदगी आपके साथ खेल करती है। बी सीरियस, बी डैम सीरियस। पढ़ रहे हैं तो मन लगा के पढ़िए, और अगर आपने सोच लिया कि नहीं पढ़ना है तो कुछ ऐसा करिए कि फिर बाद में कभी रिग्रेट ना हो कि हाँ पढ़ाई क्यों नहीं की। मान लीजिए आप खेल में चले गए तो पहले तो इतना श्योर हो जाइए कि आप अच्छा खेलेंगे, और फिर इतनी मेहनत करिए, ऐसा खेलिए कि लगे कि आप खेल के लिए ही बने। अपने फ्यूचर को लेके हंसी ठिठोली मत करिए। मान लीजिए कि सबके बाद भी अगर परीक्षा में कोई असफल हो जाता है, अपनी कोशिश की, अपने सामर्थ्य के हिसाब से किया, तो ये समाज में भी और परिवार में भी एक बहुत ज़्यादा एक बड़ी बात बताई गई है, इसको मान लिया जाता है। या कई लोग अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर लेते हैं इसके बाद। तो इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके बताना चाहूँगी कि चाहे वो किसी परीक्षा में असफल होने का अवसाद हो, डिप्रेशन हो, या अपने जीवन के किसी पड़ाव में आपका आया हुआ अवसाद, तो मैं ये मानती हूँ कि आपके जीवन में
सीजन्स आते हैं, सबके जिंदगी में सीजन्स आते हैं. तो देयर मे बी अ सीजन ऑफ वर्क, सीजन ऑफ व्हाट यू से इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप अपने ऊपर काम करते हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, या मान लीजिए अनुशासन से रह के खेल रहे हैं वगैरह. तो दैट इज अ सीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट. एंड देन देयर मे बी सीजन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि आप बदल गए, आपका व्यक्तित्व बदल गया. फिर देन देयर वुड बी अ सीजन ऑफ प्रोग्रेस, आप चमक रहे हैं और यू नो छाए हुए हैं. एंड देन देयर मे बी अ सीजन ऑफ साइलेंस. तो ये मैं अपने आप को जब इस बात को समझती हूँ तो मैं इसे सीजन ऑफ साइलेंस इसलिए कहती हूँ क्योंकि सीजन ऑफ साइलेंस वो होता है जिसमें आप कुछ भी करें तो उसका फल नहीं मिलेगा आपको. आप चाहे कितना भी अच्छा करें, आपको उसका कोई फल नहीं मिलेगा. आपको हो सकता है कि लोग ताने भी मार दें, आपके ऊपर कमेंट करना शुरू कर दें, आपकी काबिलियत पे क्वेश्चन करना शुरू कर दें. तो हो सकता है आप हर तरह से नकार दिए जाएं, लोग आपको डिसमिस कर दें. और सीजन ऑफ साइलेंस में इसे इसलिए भी कहती हूँ क्योंकि हो सकता है कि ईश्वर भी आपकी प्रार्थनाएं सुनना बंद कर दे. कि वो बंद नहीं करता, वो हमेशा सुनता है, मगर जब सीजन ऑफ साइलेंस आपकी जिंदगी में आएगा तो आपको किसी भी तरफ से जवाब नहीं मिलता. आप हर तरफ से पिछड़ जाते हैं. तो बच्चे 10वीं क्लास और 12वीं क्लास तो बहुत मासूम चीज है. मैं उस बात के बारे में भी कह रही हूँ और बाकी जिंदगी के बारे में भी कहती हूँ कि जब जिंदगी में आपको सेटबैक आता है और वो चीज जिसको आप कर रहे थे लोग ताली बजा रहे थे और कुछ टाइम बाद में उसी चीज के लिए मानो आपको आलोचना मिलने लग जाए. सेम चीज है, आपका व्यक्तित्व सेम है, आपके अंदर तो कुछ बदला नहीं, आप वही हो, मगर आपको जो लोगों का नजरिया है वो कुछ समय के लिए बदल गया. तो दैट इज सीजन ऑफ साइलेंस इन विद यू. तो पहली बात ये याद रखिए कि ये सीजन है और हर सीजन की तरह ये भी बीतेगा, बदल जाएगा. तो एक तो ये सीजन है और दूसरी बात ये है कि जब सीजन ऑफ साइलेंस है तो आपको अपने आप को आपको अपना साथ नहीं छोड़ना है. आपको पता है कि लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं और लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं, लोग आपको डिसमिस कर रहे हैं, आपको जलील कर रहे हैं, आपके साथ कुछ भी हो सकता है. और आप इन सब चीज़ों को अपने दिल पे लगाने के बाद में हो सकता है इतने ज़्यादा अवसाद में आ जाएं कि आप बिस्तर से उठ भी ना पाएं. शायद हो सकता है कि खाना खाना भी आपके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री हो जाए, नहाना, कपड़े बदलना आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट वाला काम हो जाए, क्योंकि लोग कई बार इस हद तक टूट जाते हैं. तो उसमें मैं बस ये वाली बात कहना चाहती हूँ कि जब भी सीजन ऑफ साइलेंस सबकी ज़िंदगी में आना है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कह दे कि मेरी ज़िंदगी में सीजन ऑफ साइलेंस नहीं आया. सबकी ज़िंदगी में आता है, बट उसकी डिग्री अलग अलग हो सकती है. किसी की ज़िंदगी का सीजन ऑफ साइलेंस इतना बड़ा होता है कि वो एक उसकी पीड़ा सबके लिए मिसाल बन जाती है कि उसकी दुर्दशा देखो, उसकी क्या हालत हो गई, उसको देखो, सब तरस खाते हैं. और कुछ का सीजन ऑफ साइलेंस सटल हो सकता है. तो जिस समय आपका सीजन ऑफ साइलेंस आए तो पहले तो मानिए कि ये सीजन है, और दूसरी बात ये है कि अपना साथ मत छोड़िए. आप इस बात को मानिए कि जो बाहर वाले लोगों का जो रिएक्शन है मेरे लिए, जो मुझे डिसमिस कर रहे हैं या जो मेरे साथ नहीं दे रहे हैं, मेरी आलोचना कर रहे हैं, ये इसलिए आलोचना नहीं कर रहे कि मैं ख़राब हो गया हूँ या मेरे अंदर की वो क्वालिटीज़ चली गई हैं. ये इसलिए मुझे मेरी आलोचना करें क्योंकि अभी मेरा सीज़न है, अभी मेरे साइलेंस का सीज़न चल रहा है. इस वजह से ये मुझे उस नज़रिए से देख नहीं पा रहे हैं. तो जिस समय आपका सीज़न ऑफ साइलेंस जाएगा, यू विल कम बैक एंड यू विल कम बैक विद अ बैंग. तो डोंट वरी. तो वो बात है कि अपना मत आप साथ छोड़िए. और सीज़न ऑफ साइलेंस, माइंड यू, बहुत लंबा भी हो सकता है. सीज़न ऑफ साइलेंस कैन गो फॉर 5 years, 10 years, 20 years. जब 20 साल बैठे हुए हैं आपकी ज़िंदगी में, सब कुछ बर्बाद हो गया और आप कभी अपने आप को सोचें कि मैं कभी किसी ज़माने में ऐसा हुआ करता था और अब मेरी क्या दुर्दशा हो गई. तो बस आप लोगों को हिम्मत तो क्या ही देनी, बस साझा करने के लिए बस यही बात है कि आप बस ये मानिए कि मौसम है ज़िंदगी का, छोटे से समय का है, जाएगा. एंड देन आप अपने फॉर्म में आओगे और बल्कि आप इस एक्सपीरियंस से बहुत मजबूत होकर वापस आओगे. तो डरने वाली कोई बात नहीं है. विश्वास रखिए अपने ऊपर. आप जब अपनी इस पूरे यात्रा में जब अकेले चल रही थी, एक तरीके से घर पे भी थी, तो आपको कोई सपोर्ट नहीं था और वो भी एक संघर्ष चल रहा था घर वालों के साथ. और उसके बाद इतनी सारी चीज़ों को फेस करते हुए आप चल रही थी, टूटती नहीं थी? कभी ये नहीं लगता था कि मैं मतलब वो कर लूँ जो बाकी लड़कियां कर रही हैं, सिलाई कढ़ाई, या घर वाले जैसे कह रहे हैं कर लूँ, कहाँ जाऊँगी, कैसे जाऊँगी, कब तक भटकूँगी?
ये कभी निराशा किस तरीके की आती थी उस दौरान? निराशा आई नहीं, निराशा नहीं आई। मैं इसी बात पे एक बात ये कहना चाहती हूँ कि जब आपकी विपरीत परिस्थिति आती है, तो वही आपके अवसाद वाला जो आपका पिछला क्वेश्चन था, उससे रिलेटेड इस क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहूँगी कि जब आपके जीवन में मुश्किल आती है, तो मुश्किल भी दो तरह की होती है। एक मुश्किल होती है जो बाहरी चीज़ों ने पैदा कर दी है, कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है या पैसे नहीं है वगैरह करके, तो ये जब मुश्किल है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मगर जब आपकी आंतरिक मुश्किल आती है, कि जब आप अंदर से टूट गए हैं और आप अंदर से अपने आप को समेट नहीं पा रहे हैं, तो वो जो मुश्किल होती है तब दिक्कत आती है। तो मेरे साथ जो मुश्किल थी, दैट वाज द ग्रेस ऑफ गॉड, वो पहली वाली थी कि लोग साथ नहीं दे रहे हैं, पैसा नहीं है, हड्डी कमजोर है और घर वालों के साथ में न रह के बाहर रहना पड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, रह लेंगे। फूड के लिए भी स्ट्रगल था आपका? बहुत दिक्कत थी, बट बहुत, ये तो मामूली चीज़ है, मैं इनको कोई बड़ा नहीं मानती। मान लीजिए अगर आपने कुछ समय चावल उबाल के, मान लीजिए अगर अचार से खा लिया या अंडे के ऑमलेट से खा लिया, तो क्या बड़ी बात है? खाना तो खाया ना, भूखे तो नहीं रहना। तो ये सब चीज़ों को मैं बहुत बड़ा नहीं मानती। छत, खाना, ये सब चीज़ों को ज़्यादा नहीं। देखिए, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी तो किराए के कमरे में रहती थी और दीवारें थी जिसके ऊपर मैं अपना कविताओं को और अपने श्लोकों को लिख के लगा सकूं, तो इससे बड़ी चीज़ और क्या चाहिए आपको? तो मैं वही वाली बात कहती हूँ कि मैं अंदर से मजबूत थी। जो जो चीज़ें होती है ना, कमजोरी आपके जीवन में आई तो किस तरह की आई? बाहर से कमजोरी आई कि अंदर की कमजोरी थी? तो ईश्वर की कृपा थी कि उस समय में अंदर से मेरी मजबूती थी, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर अंदर से मैं अगर मजबूत ना होती तो दिक्कत, असर हो जाता, तब असर हो जाता। पूरी कहानी में मुझे यही बात एक बड़ी मुझे शायद लग रहा है कि इसका हूबहू जवाब मैं आपसे पूछ ना पाऊँ, आप बता ना पाए, कि वो जो आपने बात कही अंदर से, अब इसके लिए तो कोई तरीका नहीं है कि हम पे बाहरी चीज़ों का उतना असर नहीं होता है अगर हम अंदर से मजबूत हैं। तो अंदर से मजबूत होने के क्या तरीके होते होंगे? दैट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, थैंक यू सो मच फॉर दैट। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं और मैं ये नहीं मानती कि मैं इसमें इस काबिल हूँ कि मैं इस क्वेश्चन का जवाब दे पाऊँ, बट जो भी मेरी समझ है, जो भी मेरा अब तक का अनुभव रहा है, उसके हिसाब से मैं इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहती हूँ। पहली बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप बाहरी वैलिडेशन को छोड़िए। बाहरी एक्सटर्नल वैलिडेशन, एक्सटर्नल अप्रूवल जब तक आपकी ज़िंदगी में अहम रहेगा, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तो दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जो आपका नाच होता है, जो आप डांस करते हैं, दैट नीड टू बी स्टॉप्ड। कि आप बाहर लोगों को दिखाने के लिए ना करें, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जब आपने बाहरी चीज़ों से, बाहरी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, बाहरी अप्रूवल या डिसअप्रूवल है, जब आपने उससे अपने आप को थोड़ा थोड़ा काटना शुरू किया कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फिर अब आप देखिए कि अंदर जब आपकी अपने आप से बात हो रही है, व्हेन यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ, तो आप जब अपने आप से बात कर रहे हैं तो आपकी टोन कैसी है, आप किस लहजे में अपने आप से बात कर रहे हैं? क्या आप एक अपने आप को हतोत्साहित करने वाले लहजे से बात कर रहे हैं? क्या आपका अपने आप से बात करने का लहजा डाउटफुल है? तो अगर आपके अपने आप से बातचीत करने के लहजे में अगर शक रहा, अगर आपने डाउट की आवाज़ में अगर अपने आप से बात की, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको पहले तो ये बात करनी, ये समझना पड़ेगा कि जब आप अपने आप से अपनी चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को बता रहे हैं, तो आपका जो आपस में अपना वार्तालाप है वो किस तरह का हो रहा है? आप अपने गोल्स को किस तरह देखते हैं? आपने अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया मान लीजिए, तो उस लक्ष्य को बना लिया, मान लीजिए मैं जब छोटी थी बहुत बुरी एक तरीके से संकट वाली परिस्थिति में थी और मेरा था कि मुझे भी सुभाष चंद्र बोस जैसा सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करनी है। बहुत फैंसी ख्याल था उस समय, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस संपन्न परिवार से आते थे। सिविल सर्विसेज बहुत लग्जरी थी उस जमाने में भी और अभी भी, और हर तरीके से ये चीज़ मेरी पहुंच के बाहर आप मान सकते थे। तो उसमें बात ये आती है कि पहली बात कि आपने अपने आप से बात कैसे की। तो मेरी मान लीजिए बात हुई कि मैं इसे कर सकती हूँ, करना चाहिए, मज़ा आएगा। तो मैंने अपने आप को कहा कि लेट्स ट्राई दिस, ट्राई नॉट फॉर 1 month और 2 month। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप अपने आप को इंटरनलाइज कर रहे हैं, आप अपने ऊपर जब अपना फोकस कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात तो पहले आपको उस काबिल बनना पड़ेगा कि आप अपने आप को गाइड कर पाएँ,
क्योंकि अगर आपके अंदर वो गुण ही नहीं होंगे तो आप अपने आप को गाइड किस दिशा में करेंगे, तो वो गुण लाए कहाँ से। तो उस गुण को पाने के लिए मैं ये कहती हूँ कि आपको फिर से साइकिल रीइन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले बहुत सारे दार्शनिक रह चुके हैं, बहुत ज्ञानी रह चुके हैं, आप उन ज्ञानियों का ज्ञान ले सकते हैं। आप पढ़िए, आप ज्ञान अर्जित करिए, तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको जीवन की काफ़ी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो जब आपको जीवन की कहानी, जब चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आनी शुरू हो जाएं कि जीवन के नियम क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि सब गुरुत्वाकर्षण का नियम रट रहे हैं, न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन रट रहे हैं, बट कुछ जीवन के भी प्रिंसिपल्स हैं, उस पर हमें रुक के ध्यान देना पड़ेगा। वी शुड अंडरस्टैंड देयर आर सर्टेन थंब रूल्स ऑफ लाइफ। जीवन उसके बिना नहीं चलता। तो पहले आपने अपने आप को थोड़ा सा काबिल कर लिया, पढ़ लिए, समझ लिए, फिर आप देखिए कि आप अपने आप से कैसे बात कर रहे हैं। आप जब अपने आप से बात करते हैं तो आपका टोन कैसा है, क्या आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हतोत्साहित तो नहीं कर देते, कहीं आप अपने आप का बहुत ज़्यादा महामंडन तो नहीं कर देते मन में। तो एक मॉडरेट टोन में आपको अपने आप से बात करनी है, पहली बात। दूसरी बात ये आई कि आपके जो लक्ष्य हैं, आप उस लक्ष्य को कैसे देखते हैं, क्या नज़रिया आपका उस लक्ष्य को देखने का। तो जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा लक्ष्य, बहुत फैंसी लक्ष्य, मान लीजिए किसी पिछड़े हुए परिप्रेक्ष्य में बच्चे का सपना है कि उसको अफसर बनना है, मान लीजिए, हालांकि अफसर बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी एक उदाहरण है कि अगर किसी बच्चे को अफसर बनना है तो वो उसको तोड़ दे, उसको मैनेजेबल बना दे, छोटे छोटे भागों में बांट दे, वन थिंग एट अ टाइम। तो जो स्टेप बाय स्टेप करें, हो जाएगा। तो आप ये देखो, आप अपने आप से बात कैसे करते हो, आप अपने सपने को किस तरह देखते हो, सपने को पाने के लिए आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो क्या है। और दूसरी बात फिर आप ये देखो कि आपके जो फेलियर्स हैं आप उन्हें कैसे देखते हो। एक तो ये बात आ जाती है कि हम हमारे आसपास की चीज़ों की लर्निंग की वजह से सफलता का ही बहुत ज़्यादा बोलबाला मानते हैं, और फेलियर का मतलब हम हतोत्साहित हो जाते हैं, या फेलियर को अबनॉर्मल तरीके से लिया जाता है। और हालांकि उल्टा है, सक्सेस अबनॉर्मल है, फेलियर इज नॉर्मल, एवरीबडी फेल्स, यू नो। तो आप अपने फेलियर को बहुत नॉर्मल रखो, बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन मत रखो, जीरो से स्टार्ट करो और जीरो एक्सपेक्टेशन रखो। हालांकि एक बात कहने में बहुत बड़ी हो जाती है, बट आपको ये करना पड़ेगा। जब आप जबरदस्ती किसी लेगेसी को बनाने की कोशिश करते हो तो लेगेसी नहीं बनती। लेगेसी बनाने की कोशिश मत करो, काम करो, अपने आप साइलेंटली काम करते जाओ। लेगेसी बननी होगी तो अपने आप बन जाएगी, चलते जाओ। तो आपने अपने आप से बात कैसे करी, आपने अपने लक्ष्य को कैसे देखा, उसको पाने के लिए क्या क्या स्टेप बना लिए, फिर आप अपने फेलियर्स को कैसे देखते हैं, आप अपने पास्ट को कैसे देखते हैं। आपका पास्ट मान लीजिए बहुत अच्छा था, तो कहीं आप अपने पास्ट में ही तो फंस के नहीं रह गए, या मान लीजिए आपका पास्ट बहुत खराब था, तो कहीं आप पुराने पास्ट से तो हॉन्ट होके नहीं रह गए। तो बस ये 4-5 चीजें हैं, इन सब चीजें, ये सारे क्वेश्चन आप सॉर्ट आउट कर लो अपने जहन में, और बाहर से डिस्ट्रैक्ट मत हो। जैसे कि मैंने बोला कि बाहर से वैलिडेशन मत लो, तो फिर काफी हद तक चीजें आप अपने नियंत्रण में ले सकते हो। बहुत प्रैक्टिस करने वाली बात है, और वन स्टेप एट अ टाइम करने वाली बात है। तो मैंने कहीं पढ़ा था, बुद्ध ने भी कहा था ये, कि जहाँ खड़े हो और वहाँ से अगर अपनी मंजिल देखोगे तो दूरी ज़्यादा दिखेगी, तो एक तरीका अपना लो, 10 कदम चलो, 10 कदम बाद का रास्ता फिर दिख जाएगा। वहीं से देखना चाहोगे तो बहुत लंबा डर जाओगे, तो 10-10 कदम चलो, रास्ता दिखता चला जाएगा। और जो आप ये एक इस पूरे एक दिमागी तौर पर अपने को कंट्रोल करने की, मैनेज करने की आपने बात की कि अपने दिमाग के साथ कैसे हम मैनेज करें। आज के दौर में जब इंसान इतना ज़्यादा बिजी है, मोबाइल है, फ़ोन है, सिनेमा है, और चारों ओर मतलब इन्फॉर्मेशन है, और व्यस्तता है, भाग दौड़ है, जॉब है, उसका काम है, अपने अपने लक्ष्य है, क्या आपको लगता है कि थॉट के लेवल पे हम थोड़े से भीतर अपने आप में अपने एक थॉट के लेवल पे कमज़ोर होते जा रहे हैं, वो थोड़ा मिसिंग हो रहा है लाइफ से बाकी चीज़ों में? हम थॉट में हमारी जो जनरेशन है, या जो अभी जो मानव प्रजाति इस समय जो संसार में रह रही है,
वो थॉट लेवल पे कमज़ोर है, ये जनरलाइज करना तो एक गलत बात हो जाएगी, क्योंकि दार्शनिक तो हर ज़माने में रहेंगे जो लोग जीवन को समझेंगे और इस तरह की चीज़ों करेंगे। मगर इन जनरल अगर आप बोलें, लोगों के अगर इन जनरल अगर आप बात करें, तो अक्सर ये वाली बात हो जाती है कि पहली बात तो आपको ये वाली बात समझनी पड़ेगी कि पशुओं में और मनुष्य में सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? शब्द और विचार। अगर शब्द और विचार अगर आप हटा दो तो पशु में और मनुष्य में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। इट इज एग्जैक्टली द सेम। Yes. तो उसमें वही वाली बात है कि जो मनुष्य को जो चीज अगर अलग कर रही है तो उसके विचार अलग कर रहे हैं। तो ये जो आसपास का जो डिस्ट्रैक्शन है, इसमें मैं मानती हूँ कि लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो कम होता जा रहा है। लोग शायद चीज़ों को अपना ध्यान केंद्रित ना कर पाए, चीज़ भाग दौड़ वाली हो जाए। बट जैसा ज़माना होता है उस तरह के लोगों की सोच होती है। तो मान लीजिए कि जो सोच आज से 6000 साल पहले, 5000 साल पहले थी, या जो जिस ज़माने में बुद्ध ने सोचा, तो उस ज़माने का परिप्रेक्ष्य अलग था। तो अगर आज के ज़माने में अगर जो लोग सोचेंगे, जो दार्शनिक होंगे, वो आज के ज़माने का सोचेंगे। बट मेन चीज़ दार्शनिकों की नहीं है, मेन चीज़ हम लोगों की है, जो हम आम व्यक्ति हैं, आम जीवन जी रहे हैं। हम लोग क्या अपने दिमाग को पूरी तरह से पोषित रखते हैं या नहीं, अच्छी सोच रख पाते हैं या नहीं, अपने ऊपर अपनी आत्मा को और अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक अच्छी तरीके की खुराक दे पाते हैं कि नहीं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, वो ज्ञान नहीं कि जब आप 4 लोगों के बीच में बताएं और 4 लोग ताली बजाएं करें आप बहुत ज्ञानी हैं, वो सब नहीं। आपके अपने जीवन के डायरेक्शन की जो मुश्किल है वही अपने आप में इतनी पेचीदा है कि अब अपने आप को ही ठीक दिशा दिखा दें तो बहुत बड़ी बात है। ठीक बात तो है। उसमें किसी की ताली बजवाने की आपको जरूरत नहीं है। अपने आप के लिए ही बजा लें बहुत है। हाँ, अपने आप के लिए ताली बजा दे, अपने आप को सही दिशा दिखाइए, ताली तो बजती रहेगी, ताली की तो फिक्र और वो बजे ना बजे उससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो आप चलते चलते धीरे 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 कहाँ से यहाँ पहुँची हैं, सो क्या लगता है कि कहीं कुछ मिसिंग अभी भी लगता है ज़िंदगी में? कहीं लगता है कि आगे अभी कुछ और करने का प्रयास करना है, कोई और कोशिश जारी रखनी है, या आप रिलैक्स हैं? रिलैक्स तो बिल्कुल नहीं है, रिलैक्स तो होने का सवाल ही नहीं आता। और मतलब अपने आप में संतुष्ट भी पूरे नहीं है। मतलब एक जीवन में अपने आप को बेहतर बनाने की जो प्रक्रिया है वो चलेगी। अभी एक इंसान होने के नाते बहुत सारी कमियां हैं, बहुत खामियां हैं, बहुत गलतियां हैं। तो आई जस्ट फोकस ऑन दैट कि मैं अपने आप को एक अच्छा, एक मजबूत इंसान बना पाऊँ और मजबूत कर पाऊँ, अपनी कमियों पे काम कर पाऊँ। तो दैट फोकस इज ऑन दैट। तो ये मेरे जीवन का मानना भी है कि अगर आप अपनी परिस्थिति को चेंज करना, मान लीजिए आपके पास कोई बहुत गड़बड़ चीज़ है, सिचुएशन ए अलग कंटेक्स्ट की है, सिचुएशन बी अलग कंटेक्स्ट की है, सी अलग कंटेक्स्ट की है, तीनों अलग अलग सिचुएशन है और तीनों में अलग अलग चैलेंजेस हैं। उसका क्या सोल्यूशन होगा? द सोल्यूशन इज ओनली वन, जस्ट वर्क अपॉन योरसेल्फ। जो भी जिंदगी में सिचुएशन है उसका सिर्फ एक आंसर है, अपने ऊपर काम कीजिए। बाहर की सिचुएशन से तो आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो जस्ट वर्क अपॉन योरसेल्फ, अपने आप को बेहतर बना दीजिए, पहले से अच्छा बना दीजिए। तो कोई भी चीज़ है उसके अकॉर्डिंगली आप रिएक्ट करने में, मतलब आप एक्ट करने में समर्थ हो जाएंगे। तो वही वाली बात है कि अगर कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत है तो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और वो कभी पूरा नहीं होता। तो दैट इज़ द रीज़न, जैसे कि मैंने बताया कि मेरी भी कोशिश है कि मैं थोड़ा अपने आप को और बेहतर कर पाऊँ, अपने आप को और अच्छे से समझ पाऊँ, जो चीज़ें हैं उसको और बेहतर कर पाऊँ। तो दैट इज़ द क्वेस्ट। क्या फ़र्क पड़ा आपके ज़िंदगी में आज जो आप एक पोजीशन पाने के बाद, जब आपका सिलेक्शन हुआ यूपीएससी में, और उससे पहले की उम्र में क्या फ़र्क था? फ़र्क ये पड़ा कि जो मैंने सीखा, जो मैंने धक्के खाए, ठोकरें खाई, उससे जो मेरी लर्निंग हुई उसको मैं लोगों के साथ में शेयर कर पाऊँ, मैं लोगों को बता पाऊँ कि हाँ, अगर मान लीजिए सीज़न आया, सीज़न ऑफ साइलेंस आया, तो देयर इज़ नो सीज़न दैट इज़ परमानेंट।
सीजन तो आते ही इसलिए हैं कि वो कुछ समय के लिए होता है, तो वो लोगों को मैं शेयर कर पाई जो भी थोड़े बहुत समय के लिए, तो ये मतलब मैं मानती हूँ कि एक अच्छी बात रही। तो दैट इज़ अ चेंज दैट आई सी। बाकी एज सच कोई खास चेंज नहीं है। मतलब जो सपना था उस समय का, जो बचपन का जो सपना था, वो सपना पूरा हो गया। तो अब उसमें एक बात और भी है कि जब कोई आप सपना देखते हैं, जब आप अपने आप से कुछ बात कहते हैं, तो वो सपना आपने अपने आप से कहा, आपने उसका प्रयास किया, फिर जब वो पूरा हो गया और वो प्रदर्शित हो गया दुनिया में, तब वो किसी और का सपना बन गया। वेरी नाइस। तो वो किसी और का सपना बन गया। तो जैसे मैंने सुभाष चंद्र बोस से सीखा कि यूपीएससी करना चाहिए, तो सपना मैंने रखा, बहुत लंबे समय तक काम किया, पूरा हो गया सपना। अब वो सपना जब मेरा पूरा हो गया तो लोगों को पता चला कि इस बच्चे का इस परिस्थिति में ऐसे ऐसे करके सपना पूरा हो गया। तो अगर अब ये किसी और बच्चे का अगर सपना बन गया, मान लीजिए जिसकी परिस्थिति मेरी जैसी रही हो, तो दैट इज अ ग्रेट थिंग। तो ये बिल्कुल एक्चुअली मुझे ये लगता है कि आपकी जो कामयाबी है वो अदृश्य तरीके से, अनकहे तरीके से बहुतों की कामयाबी हो सकती है। और बहुत लोग, जब भी कोई एक व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों से निकलता है, उससे लड़ के और अपने को एक मजबूती से खड़ा करता है, तो बहुत सारे लोग, वो हम जाने या ना जाने, जैसे क्या सुभाष चंद्र बोस साहब को ये थोड़े ही पता था कि सैकड़ों साल के बाद कोई उमुल खैर होंगी और वो मेरी कहानी से अपनी तकदीर लिखने में लिख जाएंगी। और वैसे ही उमुल मैडम को भी ये नहीं पता है कि कितने लोग आपकी इस कहानी से प्रेरित होंगे और अपने सीख के और अपने को मजबूती से खड़ा करेंगे। और एक उम्मीद तो मिल ही जाती है, इससे बहुत पावरफुल उम्मीद मिलती है। जो आपका अतीत है साथ लेके चलती हैं, वो जो पूरा बचपन से अभी तक कहानियों की तरह कभी कभी फ्लैशबैक में आता है। मेरे अतीत को मैं अपने साथ में इसलिए भी हमेशा रखना चाहती हूँ कि मुझे याद रहे कि चीज़ें कहाँ से शुरू हुई थी। तो उसके लिए मतलब जब भी मैं बारापुला के उस फ्लाईओवर से गुजरती हूँ, तो बारापुला जो निजामुद्दीन के पास, हाँ, हज़रत निजामुद्दीन के पास में जहाँ फ्लाईओवर बन गया, वहाँ पे पहले कभी हमारा घर हुआ करता था। बारापुला के एरिया में झुग्गी बस्ती होती थी, स्लम एरिया था। तो वहाँ पे जैसे जो झुग्गी झोपड़ी वाला जो एरिया था, वो कुछ समय के लिए मैं रही हूँ वहाँ पे, बट उसे मैं अपने जीवन का एक हिस्सा मानती हूँ और आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ दैट। मुझे उससे कोई हिचकिचाहट नहीं होती कि मैंने अपने जीवन का कुछ हिस्सा झुग्गी में बिताया। आई एम परफेक्टली ओके विद दैट। तो वही जैसे बल्ली से और जो चटाई जो होती है, क्या बात कर रही हैं? यस, तो उसमें ऊपर तारपुलीन होता है कि पानी अंदर ना टपके। तो दैट वाज द। तो जब आप राजस्थान से आई तो सबसे पहले इसी घर में आई? यस, हम मैं बारापुला में आई। तब आप 5 साल की थी? 5-6 साल की थी। यस। तो ये प्लास्टिक से और बल्ली बांस के जो होता और है, चटाई वगैरह से बना हुआ वो घर था, एंड आई एम वेरी ओके विद दैट। मतलब कई बार लोग जो हैं वो इस बात को समझें कि ये जो झुग्गी शब्द है ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, सोफेस्टिकेटेड नहीं है, तो शायद मुझे इस बात का डर हो कि लोग मुझे जज करें कि अरे आप तो झुग्गी में रहकर आए हुए हैं। तो मुझे उस जजमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड आई एम नॉट प्राउड कि मैं झुग्गी में रही, हाँ, लेकिन आई एम उसमें नॉट कोई अशेम्ड कि मैं झुग्गी में रही। आई एम वेरी कंफर्टेबल। तो वो एक परिस्थिति थी और आपने दैट इज नॉट परिस्थिति, दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। दैट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। उसमें उस परिस्थिति में रह के जो आपका एक अनुभव हुआ कि अभाव में किस तरह रहा जाता है और जब आपके पास संसाधन नहीं होते तो किस तरह एडजस्ट किया जाता है, दैट इज एक्सीलेंट। मतलब वही ना, वहाँ पे तो पानी वगैरह भी सब आपको कहीं और से लाना पड़ता? पानी हमारे घर में पानी का कनेक्शन नहीं था, एक कॉमन नल हुआ करता था, वहाँ से हम पानी कैन्स में लाके अपने घर में स्टोर किया करते थे। ऊपर जो तारपुलीन होता था, हमारी बिल्लियाँ वगैरह जो होती थी उसको फाड़ दिया करती थी, तो बरसात में घर में पानी टपकता था। तो आई हैव सीन ऑल दैट इन माय लाइफ, माय चाइल्डहुड। तो एज आई वाज सेइंग अगेन कि आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड। ईश्वर का धन्यवाद है कि ईश्वर ने मुझे ये सब चीज़ें दिखाई। अगर वो मतलब कितना सुंदर अनुभव था वो। आप बताइए कि आप जीवन में देख पाएं कि वो एक व्यक्ति अभाव में कैसे रहता है, जब छत टपकती है तो वो अलग अलग जगह बर्तन लगाता है। सुंदरता तो क्या है इसमें, मगर आपका उस बात को जान के उससे पार पा लेना कि अब आप वहां नहीं रहते, ये अपने आप में एक बड़ी बात है।
तो मतलब मैं ही नहीं कहती कि मैंने बहुत बड़ा कुछ काम किया है, मैं वहां से निकल गई, बट आई एम सेइंग दैट एक्सपीरियंस इज वेरी प्रेशियस। वो जो अनुभव था, वो अनुभव बहुत बेशकीमती रहा। क्या अद्भुत बात है ये। पुराने जो लोग हैं उस वक्त के हैं, एसोसिएटेड हैं, साथ हैं, कांटेक्ट में हैं? हाँ, कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं। मैं कई बार अपने बचपन के दोस्तों को, जो मेरे 5वीं के जो दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप जो आईटीओ में है, जिस स्कूल में मैंने अपनी 5वीं तक पढ़ाई की, जो मेरे वहाँ के क्लासमेट्स हैं या मेरे अमर ज्योति के जो फ्रेंड्स हैं, मैंने अक्सर अमर ज्योति के तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स मेरे कांटेक्ट में हैं। अच्छा। हम फेसबुक में जुड़े हुए हैं, बातचीत भी कभी कुछ लोगों से होती है। आईपीएच वाले जो मेरे दोस्त हैं, उस स्कूल का, उसको उस समय हम आईपीएच कहते थे, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड। तो उस समय के मैं अपने दोस्तों को बड़ा तलाश करती हूँ कि अगर मेरा कोई दोस्त मेरा इंटरव्यू सुन रहा हो तो वो जरा मुझसे संपर्क करे फेसबुक पे। तो आप के बचपन से लेके अभी तक की आपकी पूरी यात्रा में सबसे पहले आप ये जो कड़कड़डूमा में है अमर ज्योति, पहले आईपीएच, पहले से 5वीं तक का वो स्कूल था, स्पेशल स्कूल चिल्ड्रन विद फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए। वहाँ मैंने पढ़ाई की, अपनी 5वीं कक्षा पास की। फिर अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट में 8वीं क्लास पास की। फिर अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट में अच्छी पढ़ाई की थी मैंने, हेड गर्ल थी मैं, टॉप किया था मैंने, तो वहाँ से स्कॉलरशिप मिली। स्कॉलरशिप मिलके तो मेरा प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हो गया। तो अर्वाचीन भारती भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है विवेक विहार में, वहाँ स्कॉलरशिप के जरिए 9th 10th 11th 12th किया। फिर 12वीं और गार्गी कॉलेज से आपका 12वीं अर्वाचीन से की, ह्यूमैनिटीज में, एज आई वाज टेलिंग। फिर उसके बाद में गार्गी में अप्लाइड साइकोलॉजी, फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टडीज में एमए, एमफिल एंड पार्शियल पीएचडी। तो इस पूरी यात्रा में एक होता है ना कि हर किसी का कोई एक ऐसा एक सपोर्ट सिस्टम होता है, अच्छे वक्त में भी बुरे वक्त में भी। का कोई रहा है बचपन से अभी तक जो थ्रू आउट आपके साथ रहा हो? देखिए, जो जैसे मेरे टीचर्स थे स्कूल में, मेरे टीचर, उनका एक जो उनका कह ही देना कि बेटा ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो और बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, शाबाश, वो सपोर्ट, उसको भी मैं बहुत मानती हूँ कि मेरे टीचर्स ने मुझे शाबाश कहा। मेरे टीचर्स पीठ थपा दिया करते थे मेरी, और बच्चों को कहते थे कि देखो मूल कितना अच्छा पढ़ती है वगैरह। तो उसको भी मैं बहुत बड़ा मानती हूँ कि मेरे टीचर्स ने मुझे इस तरह से इमोशनली सपोर्ट किया और इनकरेज किया। तो हाँ, इस तरह से मेरे टीचर्स का सपोर्ट रहा। जब मैं अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट में थी तो मैडम उमा तुली का सपोर्ट में मानूंगी। उन्होंने मेरा प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया था, जो कि मैंने बोला कि मैंने उनके चैरिटेबल स्कूल से 8वीं कक्षा पास की थी, तो उन्होंने मेरा अर्वाचीन भारती भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन कराया था। तो अलग अलग समय में अलग अलग सुंदर लोग मेरे टीचर्स के तौर पे मुझे प्यार देते रहे, बट जो कांस्टेंट था वो मैं मानूंगी, मैं ईश्वर में काफी विश्वास रखती हूँ जिंदगी के इस ऑल अप एंड डाउन के बाद। तो ईश्वर का जो सपोर्ट था वो अनकंडीशनल था और थ्रू आउट था, और उसने फिर जो मुझे अपने ऊपर जो भरोसा दिया था वो बहुत बहुत मजबूत था। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, या भाई बहन नहीं है, या पैसे का कोई इंतजाम नहीं है। तो वो जो अपने ऊपर जो उस मेरा अपना कुछ नहीं था, ईश्वर के प्रदत्त जो भी थोड़ा बहुत आत्मविश्वास रहा और एक जो अश्योरेंस था कि सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये था आपके भीतर? Why not? I was sure. I was damn sure. कभी डेमोरलाइज फील नहीं करते थे उस तरीके से, या हारा हुआ नहीं? उसमें देखिए, अगर बहुत खराब भी मेरे साथ हो जाता तो क्या होता, मैं वही ट्यूशन ही पढ़ाती रहती। मान लीजिए कि मैं पहले क्या कर रही थी, 8वीं 7वीं क्लास में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी, और मान लीजिए मैंने बीए एमए भी कर लिया होता, और मान लीजिए मेरा सपना नहीं पूरा हो पाया, कहीं मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिली, तो क्या हो जाएगा? मैं और बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दूंगी। पहले ये होता था कि हाँ भाई 8वीं पास है और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, फिर ये हो जाएगा कि ये बीए पास है और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, तो मेरी तो क्रेडिबिलिटी बढ़ गई ना। तो वो मेरे पास नहीं था। आपके लिए हारने का कुछ था नहीं, एक्चुअली सब कुछ जीतने का ही था। जीतने का था कि जब एक छोटा बच्चा जो खुद 8वीं में है, जो दूसरों को ट्यूशन पढ़ा के अपना गुजारा कर रहा है और बच्चे उसके पास आ रहे हैं, तो उस क्रेडिबिलिटी से तो आगे बढ़ने के बाद में हमेशा मेरी क्रेडिबिलिटी बढ़ती ही कि मैं बड़ी हो गई होती, समझदार हो गई होती, मैच्योर होके बच्चों को पढ़ाती। मैंने कहीं पढ़ा था कि 23 या 24 बार ये सर्जरी और जो फ्रैक्चर है
सो ये किस तरीके की समस्या है, इसको क्या बोलते हैं और इससे कैसे डील करते हैं? अगर किसी को ये समस्या हो तो मैंने कई लोगों को सुना है कि सोने में भी उनकी हड्डियां टूट जाती हैं। ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आप उसको फेस कर रही हैं और उसके साथ साथ आप जिंदगी की लड़ाई भी लड़ती रही हैं। जी, दिस इज कॉल्ड ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा और इसके कई प्रकार होते हैं। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा टाइप 1, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा टाइप 2 एक्सेट्रा। तो उसका एक प्रकार होता है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा टार्डा, जो कि मुझे है, जो कम सीवियर होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब मैं विदेश में थी और मैंने भारतीय विकलांग युवाओं का, मतलब पर्सन यूथ विद डिसेबिलिटी का, जब मैंने अलग अलग देशों में प्रतिनिधित्व किया, तो मैंने ऑस्टियोजेनेसिस के सीवियर केस देखे। किसी के 200 बार फ्रैक्चर्स हुए हैं, किसी के 250 बार फ्रैक्चर्स हुए हैं, कि वो छींकते हैं तो उनको फ्रैक्चर हो जाता है। तो उस कंपैरिजन में तो मेरे फ्रैक्चर कुछ भी नहीं है। तो मैं मानूंगी कुछ भी फ्रैक्चर नहीं हुए। मेरे 16 बार फ्रैक्चर हुए पैरों में और अभी रिसेंटली 2023 में मेरे कंधे में फ्रैक्चर हो गया था। तो मेरे फ्रैक्चर 16 हैं और मेरे पैरों में करेक्टिव सर्जरीज हुई हैं। तो यूजुअली ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में ये करते हैं कि आपकी जो बोन मैरो है उसमें स्टील रॉड डाल देते हैं, जिससे कि हड्डी को मजबूती मिले। सो आई हैव स्टील रॉड्स इन माय फीमर एंड इन टिबिया। पैरों के चारों हिस्सों में स्टील रॉड्स डले हुए हैं, जिससे मजबूती रहती है। और बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस वगैरह होने की वजह से, पैर बहुत ज़्यादा प्लस्तर में रहने की वजह से मेरा एक पैर छोटा है। अच्छा। तो हाँ, 2.5 इंच का करीब फर्क है मेरे पैर में। तो मैं स्पेशल शूज़ पहनती हूँ। एक शूज़ मेरा उठा हुआ है और दूसरा शूज़ नॉर्मल होता है, ताकि वो चलने में हो जाए। तो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर एंड हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। उसके इलाज की अगर आप बात की जाए तो मैंने भी अपनी तरफ से काफ़ी रिसर्च करने की कोशिश की कि क्या अभी इसका कोई इलाज आ चुका है। तो एज फार एज माई नॉलेज कंसर्न एंड मेरा डिस्कशन जो मेरे डॉक्टर्स ने, जो मेरे डॉक्टर रवि मित्तल एम्स में, जिन्होंने मेरे बचपन से ऑपरेशंस किए हैं, उनके साथ भी मेरी चर्चा रहती थी और अभी भी रही कुछ समय पहले तक, कि कोई अगर कुछ हो गया हो, कुछ इंजेक्शन हो, कोई दवाई हो जो हम कर पाए। तो अभी तक तो उन्होंने बोला है कि एज सच कोई शॉर्ट कुछ नहीं है। ऑस्टियोजेनेसिस में हड्डी में कोलेजन की कमी आ जाती है, तो कोलेजन उसको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो जब आपकी हड्डियों में कोलेजन नहीं होने में, बहुत आम भाषा में जो मेरी नॉन मेडिकल समझ है वो मैं आपको बस शेयर कर रही हूँ, कि जब वो नहीं होता तो हड्डियाँ ब्रिटल हो जाती हैं, उनमें जब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आसानी से चटक जाती हैं। दैट इज द रीजन इसको ब्रिटल बोन डिसऑर्डर भी कहते हैं। क्या कहना चाहती हैं अपनी तरफ से आप महिलाओं को? महिलाओं को मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप एक महिला होती हैं तो जीने के लिए आपको हर परीक्षा दोहरी हो जाती है। ज़्यादातर हर चीज़ आपको 2 बार दोहरानी पड़ती है, हर चीज़ आपको 2 बार प्रूव करनी पड़ती है। आपको काबिलियत होने के बावजूद लोगों को बताना पड़ता है कि आप कर सकती हैं। लोग आप में अविश्वास जताते हैं और आपको अपने आप को बार बार साबित करना पड़ता है सबके सामने। तो साबित करना पड़ता है। अगर ये कह दूं कि अपने आप को साबित मत करिए तो ये मेरी गलत बात हो जाएगी, क्योंकि आप अगर अपने आप को साबित नहीं करेंगे तो आपको कोई मानेगा नहीं। तो आपको साबित तो करना पड़ेगा। तो उसमें बस ये है कि आप अपने ऊपर काम करिए। मैं बस यही वाली बात औरतों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप सिर्फ खाली रहकर अंदर से अपने ऊपर, मतलब अगर आपने अपने अंदर कुछ आत्मसात नहीं किया, कुछ अपने अंदर अगर नहीं डाला क्वालिटी के हिसाब का, और अगर आप चाहें कि सिर्फ खोखले होके अगर आप बाहर की लड़ाई लड़ें तो बहुत दूर तक हम लोग नहीं लड़ पाएंगे। तो इसके लिए हमें अपने अंदर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने अंदर इन्वेस्ट करिए, अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाइए। यही एक मुझे लगता है कि एक तरीका है जिसके ज़रिए आप आगे बढ़ सकती है। क्योंकि जो बहादुरी है वो भी खालीपन से नहीं आती। बहादुरी के पीछे भी बैकग्राउंड की ज़रूरत होती है। जब आप अंदर से ठोस हैं तभी आप बाहर से बहादुर हो सकते हैं। तो चाहे आपको बहादुरी दिखानी हो कहीं पे, मैं तो कई बार कहती हूँ कि जब दिक्कत आए तो आप झांसी की रानी बन जाइए। पर झांसी की रानी भी आप हर वक्त मतलब ऐसे एकदम से नहीं बन सकते। झांसी की रानी बनने के लिए भी आपको पहले अपने आप को रानी बनाना पड़ेगा, तब आप झांसी की रानी बनेंगे। तो वही वाली बात है कि पहले अपने आप को रानी बना लीजिए। रानी का मतलब ये नहीं कि आप कहीं पे राज करने लग जाएं, किसी सिंहासन पे बैठ जाएं। रानी का मतलब ये है कि आप मतलब अपने टर्म्स पे अपनी चीज़ों को बनाइए और अपने ऊपर काम करिए।
बाहर की चिंता मत करिए। फिर अगर कोई लड़ाई लड़नी पड़ी, जैसे मैंने बोला कि झांसी की रानी बनी है, जब झांसी की रानी बनेगी तो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, लड़नी पड़े तो लड़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमर हो जाएंगे आप। तो वो बस ये संदेश है कि मजबूती रखिए और अपने आप को कमज़ोर आंकने की ज़रूरत नहीं है। अपने ऊपर आत्मविश्वास रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप पूरक हैं, आप बल्कि पूरक नहीं बल्कि आप सृजनात्मक शक्ति हैं। तो वो भी अपने अंदर एक समझ रखिए। अपने आप, कई बार ये होता है कि महिलाएं अपनी कीमत नहीं जानती हैं और वो समाज से अपेक्षा करती हैं कि समाज उनको बताए कि वो कितनी प्रेशियस है। तो समाज को आंकने मत दीजिए कि आपका दाम क्या है। आप अपने मूल्य को खुद निर्धारित करिए। समाज में कोई आपको सिंहासन पे नहीं बिठाएगा, आपको खुद अपना सिंहासन बनाना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा और खुद अपना राज्याभिषेक करना पड़ेगा। तो डोंट वेट फॉर एनीबडी कि कोई आपको आपका स्थान देगा, कोई आपको आपका स्थान नहीं देगा। आपको अपना स्थान लड़ के लेना पड़ेगा, क्योंकि साम्राज्य हमेशा लड़ के जीते जाते हैं। कोई आपको तोहफे में साम्राज्य नहीं देता, और साम्राज्य जो तोहफे में दिए जाते हैं उसका कोई मूल्य नहीं होता। तो लड़िए, साम्राज्य जीतिए, अपना राज्याभिषेक खुद करिए। कोमल जी कीमती समय निकाल के और आई और इतना कुछ आपसे सीखने को, मतलब मुझे खुद भी आपसे बहुत सीखने समझने को मिला है। बाकी हमारे दर्शकों को भी काफ़ी कुछ समझने का मौका मिलेगा। तो आप अपना वक्त निकाल के आइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।